कायाकल्प। बेटी की शादी के कुछ महीने बाद ही सुमित्रा ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। रोज रोज की कलह से परेशान बेटे बहू ने अलग घर ले लिया, लेकिन 15 दिन के अंदर ही सुमित्रा को ऐसी खबर मिली जिससे उसके स्वभाव में अचानक परिवर्तन आ गया। खिड़की से बाहर झांक रही सुमित्रा ने एक अनजान युवक को मोटरसाइकिल रोकते देखा। रवि, तू यहाँ क्या कर रहा है? सामने के फ्लैट की बालकनी में खड़े अजय ने ऊंची आवाज मोटरसाइकिल सवार से प्रश्न किया। यार, एक बुरी खबर देने आया हूँ। क्या हुआ? शर्मा सर का ट्रक से एक्सीडेंट हुआ जिसमें वह मर गए। खिड़की में खड़ी सुमित्रा अपने पति राजेंद्र के बाजार से घर लौटने का ही इंतजार कर रही थी। रवि के मुंह से यह सब सुनकर उनके दिमाग को जबरदस्त झटका लगा। विधवा हो जाने के एहसास से उनकी चेतना को लकवा मार गया और वह धड़ाम से फर्श पर गिरी और बेहोश हो गई। छोटे बेटे समीर और बेटी रितु के प्रयासों से कुछ देर बाद जब सुमित्रा को होश आया तो उन दोनों की आंखों से बहते आंसुओं को देखकर उनके मन की पीड़ा लौट आई और वह अपनी बेटी से लिपटकर जोर से रोने लगी। उसी समय राजेंद्र जी ने कमरे में प्रवेश किया। पति को सही सलामत देखकर सुमित्रा ने मन ही मन तीव्र खुशी व हैरानी से मिले जुले भाव महसूस किए। फिर पति को सवालिया नजरों से देखने लगी। सुमित्रा, हम लुट गए, कंगाल हो गए। आज संजीव। और इतना कह पत्नी के कंधे पर हाथ रख वह किसी छोटे बच्चे की तरह बिलगने लगे थे। सुमित्रा की समझ में आ गया कि रवि उनके बड़े बेटे संजीव की दुर्घटना में असामयिक मौत की खबर लाया था। इस नए सदमे ने उन्हें गूंगा बना दिया। वह न रोई और न ही कुछ बोल पाई। इस मानसिक आघात ने उनके सोचने समझने की शक्ति पूरी तरह से छीन ली थी। करीब 15 दिन पहले ही संजीव अपनी पत्नी रीना और 3 साल की बेटी पल्लवी के साथ अलग किराए के मकान में रहने चला गया था। पड़ोसी कपूर साहब रीना व पल्लवी को अपनी कार से ले आए। कुछ दूसरे पड़ोसी राजेंद्र जी और समीर के साथ उस अस्पताल में गए जहां संजीव की मौत हुई थी। अपनी बहू रीना से गले लगकर रोते हुए सुमित्रा बार बार एक ही बात कह रही थी, मैं तुम दोनों को घर से जाने को मजबूर न करती तो आज मेरे संजीव के साथ यह हादसा न होता। इस अपराध बोध ने सुमित्रा को तेरही तक गहरी उदासी का शिकार बनाए रखा। इस कारण वह सांत्वना देने आ रहे लोगों से न ठीक से बोल पाती, न ही अपनी गृहस्थी की जिम्मेदारियों का उन्हें कोई ध्यान आता। ज्यादातर वह अपनी विधवा बहू का मुरझाया चेहरा निहारते हुए मौन आंसू बहाने लगती। कभी कभी पल्लवी को छाती से लगाकर खूब प्यार करती, पर आंसू तब भी उनकी पलकों को भिगोए रखते। 13वीं के अगले दिन वर्षों की बीमार नजर आ रही सुमित्रा क्रियाशाली हो उठी। सबसे पहले समीर और उसके दोस्तों की मदद से टेम्पू में भरकर संजीव का सारा सामान किराए के मकान से वापस मंगवा लिया। उसी दिन शाम को सुमित्रा के निमंत्रण पर रीना के माता पिता और भैया भाभी उनके घर आए। सुमित्रा ने सबको संबोधित कर गंभीर लहजे में कहा, पहले मेरी और रीना की बनती नहीं थी, पर अब आप सब लोग निश्चिंत रहें। हमारे बीच किसी भी तरह का टकराव अब आप लोगों को देखने सुनने में नहीं आएगा। आंटी, मेरी छोटी बहन पर दुख का भारी पहाड़ टूटा है। अपनी बहन और भांजी की कैसी भी सहायता करने से मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। रीना के भाई रोहित ने भावुक होकर अपने दिल की इच्छा जाहिर की। आप सबको बुरा न लगे तो रीना और पल्लवी हमारे साथ भी आकर रह सकती है। रीना के पिता कौशिक साहब ने हिचकते हुए अपना प्रस्ताव रखा। सुमित्रा उन दोनों की बातें खामोश होकर सुन रही थी। वह रीना के मायके वालों की आंखों में छाए चिंता के भाव को आसानी से पढ़ सकती थी। रीना के साथ पिछले 6 महीनों में सुमित्रा के संबंध बहुत ज्यादा बिगड़ गए थे। समीर की शादी करीब 3 महीने बाद होने वाली थी। नई बहू के आने की बात को देखते हुए सुमित्रा ने रीना को और
ज्यादा दबाकर रखने के प्रयास तेज कर दिए थे। इस घर में रहना है तो जो मैं चाहती हूँ वही करना होगा, नहीं तो अलग हो जाओ। रोज रोज की उनकी ऐसी धमकियों से तंग आकर संजीव और रीना ने अलग मकान लिया था। उनकी बेटी सास के हाथों अब तो और भी दुख पाएगी। रीना के माता पिता के मन के इस डर को सुमित्रा भली प्रकार समझ रही थी। उनके इस डर को दूर करने के लिए ही सुमित्रा ने अपनी खामोशी को तोड़ते हुए भावुक लहजे में कहा था, मेरा बेटा हमें छोड़कर चला गया है, तो अब अपनी बहू को मैं बेटी बनाकर रखूंगी। मैंने मन ही मन कुछ फैसला लिया है, जिन्हें पहली बार मैं आप सभी के सामने उजागर करूंगी। आंखों से बह आए आंसुओं को पोंछती हुई सुमित्रा सबकी आंखों का केंद्र बन गई। राजेंद्र जी, समीर और रितु के हावभाव से यह साफ पता लग रहा था कि जो सुमित्रा कहने जा रही थी उसका अंदाजा उन्हें भी न था। समीर की शादी होने से पहले ही रीना के लिए हम छत पर 2 कमरों का सेट तैयार करवाएंगे, ताकि वह देवरानी के आने से पहले या बाद में जब चाहे अपनी रसोई अलग कर लें। इसके लिए रीना आजाद रहेगी। अतीत में मैंने रीना के नौकरी करने का सदा विरोध किया, पर अब मैं चाहती हूँ कि वह आत्मनिर्भर बने। मेरी दिली इच्छा है कि वह B.Ed का फॉर्म भरें और अपनी काबिलियत बढ़ाएं। आप सबके सामने मैं रीना से कहती हूँ कि अब से वह मुझे अपनी माँ समझे। जीवन की कठिन राहों पर मजबूत कदमों से आगे बढ़ने के लिए उसे मेरा सहयोग, सहारा और आशीर्वाद सदा उपलब्ध रहेगा। सुमित्रा के स्वभाव में आया बदलाव सबको हैरान कर गया। उनके मुंह से निकले शब्दों में छिपी भावुकता व ईमानदारी सभी के दिलों को छूकर उनकी पलकें नम कर गई। एक तेर तर्रार, झगड़ालू व घमंडी स्त्री का इस कदर कायाकल्प हो जाना सभी को अविश्वसनीय लग रहा था। रीना अचानक अपनी जगह से उठी और सुमित्रा के पास आ बैठी। सास ने बाहें फैलाई और बहू उनकी छाती से लगकर सुबकने लगी। कमरे का माहौल बड़ा भावुक और संजीदा हो गया। रीना के माता पिता व भैया भाभी के पास अब रीना व पल्लवी के हितों पर चर्चा करने के लिए कोई कारण नहीं बचा। क्या सुमित्रा का सचमुच कायाकल्प हुआ है? इस सवाल को अपने दिलों में समेट सभी लोग कुछ देर बाद विदा लेकर अपने अपने घर चले गए। अब सिर्फ अपने परिजनों की मौजूदगी में सुमित्रा ने अपने मनोभावों को शब्द देना जारी रखा। समीर और रितु, तुम दोनों अपनी भाभी को इस पल से पूरा मान सम्मान दोगे। रीना के साथ तुमने गलत व्यवहार किया तो उसे मैं अपना अपमान समझूंगी। मम्मी, आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। रितु उठकर रीना की बगल में आ बैठी और बड़े प्यार से भाभी का हाथ अपने हाथों में ले लिया। मेरा दिमाग खराब नहीं है जो मैं किसी से बिना बात उलझूंगी। समीर अचानक भड़क उठा। मेरे बेटे, अगर तुम्हारा रवैया नहीं बदला, रीना को साथ लेकर एक दिन मैं इस घर को छोड़ जाऊंगी। सुमित्रा की इस धमकी का ऐसा प्रभाव हुआ कि समीर चुपचाप अपनी जगह सिर झुकाकर बैठ गया। सुमित्रा, तुम सब तरह की चिंताएं अपने मन से निकाल दो। रीना और पल्लवी के भविष्य को सुखद बनाने के लिए हम सब मिलकर सहयोग करेंगे। राजेंद्र जी से ऐसा आश्वासन पाकर सुमित्रा धन्यवाद भाव से मुस्कुरा उठी थी। कमरे से जब सब चले गए तब सुमित्रा ने रीना से साफ साफ पूछा, बहू, तुम्हें मेरे मुंह से निकली बातों पर क्या विश्वास नहीं हो रहा है? आप ऐसा क्यों सोच रही है मम्मी? आप लोगों के अलावा अब मेरा असली सहारा कौन बनेगा? रीना का गला भर आया। मैं तुम्हें कभी तंग नहीं करूंगी बहू, बस तुम यह घर छोड़कर जाने का विचार अपने मन में कभी मत लाना, नहीं तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। नहीं मम्मी, मैं आपके पास ही रहूंगी और आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। देख, पल्लवी के नाम से मैंने 1 लाख रुपए फिक्स डिपॉजिट करने का फैसला कर लिया है। आने वाले समय में यह रकम बढ़कर
उसकी पढ़ाई और शादी के काम आएगी। रीना की आंखों में खुशी की चमक उभरी। सुनो बहू, एक बात और कहती हूँ मैं। सुमित्रा की आंखों में फिर से आंसू चमके और गला रूंधने सा लगा। करीब 4 साल पहले तुमने इस घर में दुल्हन बनकर कदम रखा था और मैं वादा करती हूँ कि उचित समय और उचित लड़का मिलने पर तुम्हें डोली में बिठाकर यहाँ से विदा भी कर दूंगी। जरूरत पड़ी तो पल्लवी अपने दादा दादी के पास रहेगी और तुम अपनी नई घर गृहस्थी। बस मम्मी जी, और कुछ मत कहिए आप। रीना ने उनके मुंह पर अपना हाथ रख दिया। मुझे विश्वास हो गया है कि पल्लवी और मैं आप दोनों की छत्र छाया में यहाँ बिल्कुल सुरक्षित है। मुझ में दूसरी शादी करने में जरा भी दिलचस्पी कभी पैदा नहीं होगी। रीना अपने सास ससुर के लिए जब चाय बनाने चली गई तो राजेंद्र जी ने सुमित्रा का माथा चूमकर उनकी प्रशंसा की। सुमी, आज जो मैंने देखा सुना है उस पर मुझे आश्चर्य हो रहा है, साथ ही गर्व भी कर रहा हूँ। एक बात पूछूं? पूछिए, सुमित्रा ने पति के कंधे पर सिर टिकाते हुए कहा और आंखें मूंद ली। तुम्हारी सोच, तुम्हारा नजरिया, तुम्हारे दिल के भाव अचानक इस तरह कैसे बदल गए? अब मुझ में आए बदलाव का क्या कारण समझते हैं? आंखें बंद किए किए ही सुमित्रा बोली, मुझे लगता है संजीव की असमय हुई मृत्यु ने तुम्हें बदला है, पर फिर वैसा ही बदलाव मेरे अंदर क्यों नहीं आया? संजीव इस दुनिया में नहीं रहा, ये जानने से पहले मुझे एक और जबरदस्त सदमा लगा था। क्या आपको उसकी याद है? हाँ, जो लड़का बुरी खबर लाया था वह संजीव का जूनियर था और तुम समझी कि वह कोई मेरा छात्र है और मेरी न रहने की खबर लाया है। दरअसल गलत अंदाज लगाकर मैं बेहोश हो गई थी। मुझे धीरे धीरे होश आया तो मेरे मन ने काम करना शुरू किया। सबसे पहले असहाय और असुरक्षित हो जाने के भय ने मेरे दिलो दिमाग को जकड़ा था। मन में गहरी पीड़ा होने के बावजूद अपनी जिस जिम्मेदारी का मुझे ध्यान आया वह रितु की शादी का था। कैसे पूरी करूंगी मैं यह जिम्मेदारी? मन में यह सवाल कौंधा तो जवाब में सबसे पहले संजीव और रीना की ही शक्लें उभरी थी। उनसे लाख झगड़ा होता रहा हो, पर मुसीबत के समय मन को उन्हीं दोनों की याद पहले आई थी। अपने मन की बातों को सुमित्रा बड़े धीरे धीरे बोलते हुए पति के साथ बांट रही थी। राजेंद्र जी खामोश रहकर सुमित्रा के आगे बोलने का इंतजार करने लगे। सुमित्रा ने पति की आंखों में देखते हुए भावुक लफ्जे में आगे कहा, मेरे बहू बेटे मुसीबत में मेरा मजबूत सहारा बनेंगे। अगर मेरी यह उम्मीद भविष्य में पूरी न होती तो मेरा दिल उन दोनों को कितना कोसता। एक पल रुककर सुमित्रा फिर बोली, असली विपदा का पहाड़ तो रीना के सिर पर टूटा था। मेरी ही तरह क्या उसने भी उन लोगों का ध्यान नहीं किया होगा जो इस कठिन समय में उसके काम आएंगे? जरूर आया होगा, राजेंद्र जी बोले। अगर उसने हमें विश्वसनीय लोगों की सूची में नहीं रखा होगा तो यह हमारे लिए बड़े शर्म की बात है। और अगर हमारे सहयोग और सहारे की उसे आशा है और हम उसकी उम्मीदों पर खरे न उतरे तो क्या वह हमें नहीं कोसेगी? तुम्हारे मनोभाव अब मेरी समझ में आ रहे हैं। तुम्हारे कायाकल्प का कारण मैं अब समझ सकता हूँ। राजेंद्र जी ने प्यार से पत्नी का माथा एक बार फिर से चूमा। हमारा बेटा संजीव अब बहू और पोती के रूप में अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं और ये दोनों हमें कोसे, ऐसा मैं कभी नहीं चाहूंगी। इन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए इन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए ही मैंने अपने को बदल डाला। कभी मैं राह से भटकूं तो आप मुझे टोक कर सही राह दिखा देना। सुमित्रा ने अपने जीवन साथी से हाथ जोड़कर विनती की। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारा यह कायाकल्प दिल की गहराइयों से हुआ है। अपने पति की आंखों में अपने लिए गहरे सम्मान, प्रशंसा
वह प्रेम के भाव को बढ़कर सुमित्रा होले से मुस्कुराई। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानी कुंज वॉइस को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।